तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे, अपने पढ़ाई शुरू से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों ने जो हमारी पहले क्लास हुई थी, एक किसकी सेक्शन अभिरुचि जो क्लास हुई थी, क्योंकि ये क्लास आपके BSTC बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, प्लस PTT जो बच्चे हैं, PTT के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने हमारी जो पहली क्लास हुई थी किसकी सेक्शन अभिरुचि की, वो क्लास आप सभी ने देख ली होगी। प्लस उसके साथ हमने MCQ की क्लास भी डाली थी। किसकी क्लास डाली थी? MCQ की क्लास डाली थी, जो कि आपने अवश्य देख ली होगी। तो ये आज की हमारी क्लास होगी। पहली क्लास हमारी हुई थी शिक्षण की। किसकी हुई थी सर जी? शिक्षण की हुई थी। और आज की हमारी क्लास होगी अधिगम की। किसकी होगी? अधिगम की होगी। तो ये सभी क्लासें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। जो कोई भी राजस्थान BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे तो उनको जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, प्लस जो 12th में पढ़ रहे हैं उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। अब सीखना, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग होता है। अब देखिए, लर्निंग ही क्या है? लर्निंग ही क्या है? अधिगम है। और सीखना ही क्या है? अधिगम है। दोनों एक ही चीजें हैं। आप लर्निंग बोल दीजिए या फिर सीखना बोल दीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। सीखना ही अधिगम है। क्या है? सीखना ही अधिगम है और लर्निंग ही क्या है? अधिगम है आपका। ये दोनों चीजें एक हो जाएंगी। अब देखिए, सामान्य अर्थ इसका हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। जब सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है अर्थात व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी आपके व्यवहार में सीखी हुई चीजें यदि स्थायी हो जाती है तो क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, अधिगम के बारे में एक और चीज देखिए। अधिगम को क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। किसने कहा? गेट्स ने कहा। कौन सा परिवर्तन सर जी? स्थायी परिवर्तन। क्या हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया। इसका हम उदाहरण लेके देखिए। जैसे आप कोई कुत्ता लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं सर जी? कुत्ता लेके आते हैं। वो कुत्ता कुछ भी नहीं जानता कि उसको क्या है। अब आप उसे 1 महीने तक क्या करते हैं सर जी? गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड करते हैं। अब 1 महीने बाद आप जो कुछ कहेंगे कि कुछ लेके आना है या कुछ उठाना है, तो क्या है? आराम से समझ जाएगा। तो क्या हो गया? उसका स्थायी परिवर्तन हो गया। उसने अधिगम कर लिया और वो स्थायी हो चुका है। तो उसके क्या हो गया? उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो क्या हो गया? अधिगम हो गया। ये क्या हो गया? जैसे आप कुत्ता लेके आए, उसको आपको 1 महीने तक ट्रेन किया, वो प्रक्रिया वही चल रही है, उसको आप रोजाना वही चीजें सिखा रहे हैं, तो उसको क्या हो गया? रोजाना वही हो गया। तो उस जो कुछ सीखता है तो सीखना क्या होगा? स्थायी हो गया। और स्थायी से क्या हो गया? वो अधिगम हो गया। क्या हो गया? अधिगम हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सीखने की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया, बालक में अधिगम की प्रक्रिया का क्रम। बालक में अधिक्रिया जो सीखने का क्रम होता है ना, वो कैसे होता है? सीखने के पहले अभिप्रेरणा, उसकी इच्छा होनी चाहिए। अनुक्रिया करना, उसके प्रति वो कोई कार्य करे। क्या करे? कार्य करे। पुनर्बलन, अभ्यास, वो बार बार उसी कार्य को क्या करे? दोहराए। क्या करे? दोहराए। तो क्या हो जाएगा? ये उसका कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाए। जिससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए, सीखना होता है ना, सीखना। जैसे कोई मनुष्य सीखता है, क्या करता है सर जी? सीखता है। कोई मनुष्य सीखता है तो 2 तरीके से सीखता है। एक तो अच्छा सीखता है, एक बुरा सीखता है। क्या सीखता है? एक अच्छा सीखता है, एक बुरा सीखता है। देखिए, अच्छा कैसे सीखेगा? यदि उसे वातावरण मिले। क्या? अच्छा वातावरण मिले। क्या? अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो अच्छा सीखेगा। यदि बुरा वातावरण मिलेगा तो वो बुरा सीखेगा। हो गया आपका क्लियर? देखिए, अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छा सीखेगा, बुरा वातावरण मिलेगा तो बुरा सीखेगा। देखिए, इसका हम ऐसे ले लेते हैं। जैसे आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी एक सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे अध्यापक, अधिकारी, ये सभी एक ही आपके मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या होगा? आपका वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। आप उन्हीं के बीच में, जैसे इसको उदाहरण को न लेकर आप ये उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आप पढ़ने वाले बच्चों के साथ पढ़ते हैं, किसके साथ? पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहते हैं, तो आपका वातावरण भी कैसे हो जाएगा? पढ़ने के जैसा ही हो जाएगा। यदि आप बिना पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहेंगे तो आपका वातावरण बिना पढ़ने वाले बच्चों के जैसा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए, और देखते हैं कि वातावरण क्या होता है? वातावरण अच्छा मिलता है तो अच्छा सीखने और लोगों के सामने अच्छा व्यवहार। क्या होता है? अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के सामने। ये अच्छे जो अच्छा
आचरण होता है तो उससे व्यवहार का पता चल जाता है। किसका व्यवहार का पता चलता है, ये आपको याद रखना है। किसी वातावरण से अच्छा व्यवहार का पता चल जाता है कि इसका वातावरण कैसा है, कि वातावरण कैसा नहीं है। देखिए वातावरण के अलावा भी क्या होता है आपका अनुकरण। क्या होता है सर जी, अनुकरण होता है। क्या होता है, अनुकरण के द्वारा भी क्या होता है आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं सर जी, जैसे कोई जो कैसा काम करता है, कैसा काम करता है। जैसे आप घर पे रहते हैं, घर पे माता पिता, माता या पिता ले लीजिए, बच्चा किनके द्वारा सीखेगा, माता पिता के द्वारा, कि माता पिता क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा उनसे सीखता है। विद्यालय में देखिए, हम किस में देखें सर जी, विद्यालय में। विद्यालय में किसके द्वारा सीखता है सर जी, शिक्षक का अनुसरण करता है या अनुकरण करता है। किसका करता है, शिक्षक का करता है। और घर पे देखिए तो किसका करता है, माता पिता का करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए फिर हमने एक और चीज़ देखी थी, स्थायी परिवर्तन। क्या देखा सर जी, हमने स्थायी परिवर्तन देखा। हमने क्या देखा, स्थायी परिवर्तन देखा। क्योंकि अधिगम में क्या होता है, अपना परिवर्तन स्थायी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि स्थायी परिवर्तन आपके समझ में नहीं आया तो इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए यदि आज जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को आप यदि कल नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कल नहीं पढ़ा आपने, तो आपका ये क्या हो जाएगी, आपकी सिर्फ ये स्मृति रह जाएगी या फिर विस्मृति रह जाएगी। स्मृति या विस्मृति रह जाएगी, स्मृति या विस्मृति रह जाएगी। ये आपका अधिगम नहीं है। क्या नहीं है सर जी, अधिगम नहीं है। यदि आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं और कल भी आपको याद रहता है, कल आपको याद रहता है, या फिर आप इसको क्या करते हैं 2 या 3 दिन तक दोहराते हैं, तो आपको ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा इसके ऊपर कार्य करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, अधिगम हो जाएगा। और इसमें परिवर्तन कैसा होगा सर जी, स्थायी परिवर्तन होगा। कौन सा होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका अधिगम फिक्स हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं हम। देखिए अधिगम के क्षेत्र क्या देख रहे हैं सर जी, हम अधिगम के क्षेत्र देख रहे हैं कि अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिगम के क्षेत्र। देखिए अधिगम के कितने क्षेत्र हैं सर जी, 3 क्षेत्र हैं। कितने, 3। संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। देखिए संज्ञानात्मक अधिगम हम ऐसे समझते हैं कि जो ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाए, ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाए, वो क्या हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक होता है। और भाव के द्वारा, जो भाव के द्वारा अर्जित किया जाए, वो क्या हो जाएगा आपका भावात्मक अधिगम हो जाएगा। देखिए इसमें परिभाषा दे रही कि तथ्यों की जानकारी, अनुकरण और अनुसरण, यानी वही ज्ञान के द्वारा सीखा जाएगा। भावात्मक अधिगम, भावात्मक दबाव से सीखना, क्या हो जाएगा, भावात्मक अधिगम हो जाएगा। क्रियात्मक अधिगम, क्रिया करके सीखना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, ये सभी क्या होते हैं, क्रियात्मक अधिगम होते हैं, जो आपको इनको करके सीखते हैं। क्या करते हैं, करके सीखते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र के भाग है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यात्मक, प्रतीक, सहचर्यात्मक। देखिए प्रत्यक्षीकरण होता है कि देखकर सीखना, आप किसी चीज को देखकर सीख रहे हैं या करके सीख रहे हैं। देखिए प्रत्यक्ष करके देख रहे हैं। या फिर तथ्यों की जानकारी, प्रत्यात्मक क्या है, तथ्यों की जानकारी। ओजोन का सूत्र O3 पिक्स है, ये O2 देख लीजिए आप, ये पिक्स है। सहचर्यात्मक, पूर्ण व्यवहार से आधार पर क्या होता है, सहचर्यात्मक होता है। तो आपको तीनों चाहे प्रत्यक्षीकरण में क्या करते हैं और प्रत्यात्मक में या फिर सहचर्यात्मक में क्या करते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अधिगम की विशेषताएं देखते हैं हम। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम क्या है, सीखना ही अधिगम है। क्या है, सीखना ही अधिगम है। या फिर लर्निंग आ जाए आपका, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका अधिगम हो जाएगा। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। किसमें, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। इन चीज़ों को आपको एक नोटबुक में ऐड कर लेना है कि सीखना अधिगम है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम आदतों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आदतों का निर्माण करता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। किसका संगठन है, अनुभवों का संगठन है। अगला देखते हैं, अधिगम सार्वभौमिक है। क्या है सर जी, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह भी आपको याद रखना कि कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जीवंत पर्यंत चलती है। क्या चलती है, जीवंत पर्यंत चलती है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं। क्या करते हैं सर जी, सीखते रहते हैं। कुछ न कुछ जीवन में आप एक दो चीज़ें सीखते रहते हैं, ये आपको याद रखनी है। देखिए अगला, अधिगम कार्य वो उत्पादन है। क्या, अधिगम कार्य है और उत्पादन दोनों हैं। अधिगम प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना वो नवीन ज्ञान है, क्योंकि आप रोजाना क्या करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो वो भी क्या है, आपका एक अधिगम है। अधिगम अनुकूल है, अन अधिगम भी अधिगम है। क्या है, अन अधिगम भी आपका अधिगम है। देखिए इन चीजों को यदि हम एक तरीके से देखें तो हम इनको ऐसे देख सकते हैं। देखिए अधिगम क्या था आपका, अधिगम क्या था आपका सर जी, सीखना था।
अधिगम से क्या होता है? अधिगम से क्या होता था? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता था? कैसा परिवर्तन होता था? कैसा परिवर्तन होता था आपका? स्थायी सर जी। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। ये चीजें हो गई कि अधिगम कैसा था? अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम से क्या होता था? व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन होता था? स्थायी परिवर्तन। आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, जिससे आपका क्या हो जाएगा? पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन है आपका? स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने इनकी विशेषता देख ली। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार सीखने की दरें कौन कौन सी है? गिलफोर्ड के अनुसार बालक में सीखने की दर का क्रम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। देखिए शैशवावस्था क्या होती है? जिसमें जन्म से 6 वर्ष तक सबसे कम बच्चा किसमें सीखता है? आपका शैशवावस्था में सीखता है। फिर जिसके अलावा 6 से 12 वर्ष मध्यम। इसके बाद में हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा किशोरावस्था। किसी भी कार्य का परिणाम ज्ञान सिखाने की गति को बढ़ाता है। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि वो आपकी गति को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? आप सीखने की। या फिर जैसे आप पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपकी गति क्या हो जाती है? धीरे धीरे बहुत तेज हो जाती है। तो ये भी इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका अधिगम से संबंधित है। बट देखिए अधिगम का पठार, इसको देखते हैं। अधिगम का पठार क्या है? एक बालक जब सीखना प्रारंभ करता है तो कुछ समय बाद रुक जाता है। जी के जैसे आपका ये बालक है, ये यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा है, किंतु ये यहाँ जाके रुक जाता है एवं फिर पुनः शुरू करता है। अभी यहाँ तक रुक गया, अभी वापस शुरू करेगा, तो ये जो बीच में ये जो बचा है ना, ये क्या हो जाता है? अधिगम का पठार हो जाता है। क्या होता है? अधिगम का पठार बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिगम का पठार बन जाता है। शुरू करता है। सीखने की दोनों परिस्थितियों के मध्य उत्पन्न बाधा। कौन सी बाधा है सर जी? बीच में रुका जो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो बाधा थी, ये यहाँ पे ये रुका, ये क्या है? आपका अधिगम का पठार है। क्या? अधिगम का पठार। रुकावट को ही अधिगम का पठार कहा जाता है। जैसे बालक यहाँ से सीख रहा है, फिर यहाँ रुक जाता है, फिर वापस सीखना शुरू करता है, तो ये अधिगम का पठार कहलाता है आपका ये जो रुका जो। देखिए आगे देखते हैं, इसका डायग्राम भी मिलेगा आपको। देखिए ये रहा, जैसे यहाँ से बालक सीखना शुरू करता है, फिर ये आपका बालक यहाँ रुक जाता है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा। देखिए बालक यहाँ पे रुक रहा है आपका, कहाँ रुक रहा है? यहाँ रुक जाता है, फिर वापस बालक क्या करता है? वापस सीखना शुरू कर देता है। तो ये क्या बन गया आपका? ये जो बना हुआ है ये अधिगम का पठार बन चुका है। क्या बन गया? अधिगम का पठार। यानी सीखने की गति कैसी थी आपकी? पहले तो सही थी, फिर रुकी, फिर वापस बढ़ने लग गई, तो अधिगम का पठार ऐसे बनता है। देखिए अधिगम के पठार के कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं अधिगम के पठार के कारण? उनको देखते हैं। देखिए अधिगम के पठार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बिंदु परिवर्तन, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, शिक्षण की खराब शिक्षण विधियां, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, सीखने की इच्छा है नहीं है, एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसकी इच्छा नहीं है और शिक्षक उसको पढ़ाता रहता है, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा सीखता है, फिर रुक जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता तो वो वापस उसके ऊपर क्रिया करके वापस सीखने का प्रयत्न करता है। देखिए सीखने का समय भी डिपेंड करता है कि बच्चे का समय कैसा है, ये बच्चे कोई परिस्थिति में नहीं है, किसी उलझन में नहीं है या फिर किसी दबाव में नहीं है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अधिगम का वक्र, सभी के सीखने की दर अलग अलग होती है। ये सभी को पता है कि सभी के सीखने की अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षमता बुद्धि लब्धि के अनुसार ज्ञात होता है। किसके? बुद्धि लब्धि से पता चलता है कि सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ये भी आपको पता है। देखिए इसके अलावा हमने क्या देखा? देखिए सीखने से संबंधित प्राप्त परिणामों को यदि ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो इसे अधिगम का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। यानी सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हमें तो सिर्फ ये बात याद रखनी। देखिए अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है सर जी? 4 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक, अन्य नाम है इसका, इसमें आरंभ में गति धीमी तथा बाद में तेज। जैसे ये बालक यहाँ से शुरू में तो क्या होती है? आपकी गति धीमी होती है, जैसे धीमी है, फिर देखिए आपकी गति ऐसे धीमी है, धीमी करते करते आप एकदम तेज हो जाती है। ये होगा, बच्चा शुरू में धीरे सीखता है, फिर बाद में एकदम तेज गति से सीखने लग जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ वक्र है कि जैसे हम शुरू से पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप कक्षा 1 से पढ़ते हैं, कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं, आप एकदम कक्षा 8 से थोड़ी पढ़ सकते हैं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जाना होगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ते हुए एकदम तेज गति से जाते हैं। ये नहीं कि आप एकदम ऊपर से नीचे आए, नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक जाना होता है। तो ये आपका धनात्मक वक्र है कि इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये सही है। यदि आप रुक जाते हैं तो उसमें ऋणात्मक हो जाता है। देखिए ये देखिए सीखने की गति, देखिए
बच्चा यहाँ से सीख रहा है, पहले धीरे सीखता है फिर एकदम गति से सीखता है, ये सीखने का वक्र होता है। यानी धनात्मक वक्र क्या होता है आपका, कि बच्चा पहले क्या करता है, धीमी गति से सीखता है, फिर बाद में एकदम तेज गति से सीखता है, ये होता है आपका धनात्मक वक्र। बढ़ते हैं आगे, देखिए ऋणात्मक वक्र कौन सा आ गया सर जी, ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र क्या है, अन्य नाम इसमें प्रारंभ में गति तेज होती है, बाद में मंद हो जाती है, नकारात्मक। जैसे ये आपका शुरू में गति तेज होगी फिर बाद में धीमी हो जाएगी, ये आपका नकारात्मक वक्र। कहाँ से शुरू हुआ ये सर जी, यहाँ से, ये आपका नकारात्मक वक्र यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये हो गया, सीखने की गति कैसी, पहले तो तेज थी फिर वापस धीमी हो गई, ये आपको याद रखना है। देखिए डायग्राम बना रखा है, ये रहा कि सीखने की गति पहले तो कैसी थी सर जी, तेज थी फिर डाउन हो गई। ये सीखने में लगा समय है ना, वही नकारात्मक वक्र हो गया है आपका। कि बच्चा कैसे सीख रहा था, तेज सीखता है फिर धीमा सीखता है, ये नकारात्मक वक्र। कि बच्चा वापस डाउन होता जा रहा है तो वो नकारात्मक हो गया, यदि बढ़ता जाता है तो क्या हो जाता है आपका धनात्मक हो जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए सरल रेखीय वक्र क्या होता है, कि बच्चा एक ही गति में सीखता है, इससे प्रारंभ में अंत तक एक समान गति होती है। यदि एक समान गति होती है, अन्य नाम ऋजु कोणीय वक्र कहा जाता है। सीखने की गति कैसी होती है, हमेशा एक साथ एक की समान गति में चलता है, वो हमेशा न तो डाउन जाता है नहीं ऊपर जाता है, वो एक समान गति में सीखता रहता है। देखिए यस या यूं आकार का वक्र, इसमें बालक उतार चढ़ाव के साथ सीखता है। किसके साथ सीखता है, उतार चढ़ाव के साथ सीखता रहता है। जैसे बालक कभी तेज हुआ कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, ये यस या यूं आकार, इसमें ये यस यूं या यूं दोनों आकार बन जाते हैं। तो ये कभी तेज सीखता है तो कभी धीमा सीखता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांस है। पहला तो है विषय, दूसरा है परिवार और वातावरण, इन दोनों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जन्म तथा क्रमांक, जन्म क्रमांक भी कौन सा आपका पहला है या अंतिम है, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार सीखते हैं। भौगोलिक स्थितियाँ, आपका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। लिंग से अधिगम हार्मोन्स और समताओं से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, हार्मोन्स और समताओं से प्रभावित होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का इतना नहीं होता, तब भी किसका होता है, हार्मोन्स और समताओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते आगे, देखिए अधिगम अंतरण या स्थानांतरण क्या आ गया, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है या फिर अधिगम अंतरण, ये दोनों चीज़ें क्या है, हम इसको देखते हैं कि को देखिए पहला इसको देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। इसका अर्थ होता है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल, देख लीजिए आप, क्या एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान कौशल या अनुभव को दूसरी स्थिति में प्रयोग करें। आप किस में करें, दूसरी स्थिति में यदि प्रयोग करते हैं, यदि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान कौशल अनुभव दूसरी परिस्थिति में आप प्रयोग में लेते हैं तो वो कहता है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा भी दे रखी है कि एक बालक पहली परिस्थिति में जो बात सीखता है उस बात या व्यवहार का दूसरी परिस्थिति में काम आना अधिगम अंतरण या स्थानांतरण कहलाता है। क्या हो जाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए इसके कितने प्रकार है सर जी, इसके अधिगम अंतरण के कितने प्रकार है सर जी, इसके 3 प्रकार है। क्या है, 3 प्रकार, धनात्मक सकारात्मक, दोनों एक ही चीज़ें, धनात्मक या सकारात्मक। जब पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक सिद्ध हो, क्या हो, पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो धनात्मक स्थानांतरण, यानी पहली परिस्थिति में आपने क्या सीखा उसको आप दूसरी में देख रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्थानांतरण हो गया। अधिगम का क्या होगा, स्थानांतरण, दोनों पॉजिटिव चीजें आ गई। देखिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण की साइकिल के बाद बाइक चलाना सीखना, हिंदी के ज्ञान के बाद संस्कृत पढ़ना। देखिए जैसे आप धीरे साइकिल चलाते चलाते आप क्या करते हैं, बाइक चलाना सीख जाते हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ते पढ़ते संस्कृत भी पढ़ने लग जाते हैं, तो क्या होगा, आपका अधिगम हो गया। आप पहली चीज़ों से सीखकर दूसरे में परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपका सकारात्मक स्थानांतरण है। देखिए ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे। मोटरसाइकिल के बाद साइकिल चलाना, पुराने जूते के अचानक नए जूते। देखिए आप मोटरसाइकिल चलाने के बाद में साइकिल चलाने, इसमें थोड़ी बाधा आती है। यदि आप साइकिल से मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें कोई बाधा नहीं आती है। और वैसे आप पहले नए जूते पहनते हैं फिर या फिर पुराने जूते पहनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप पुराने से नए पहनते हैं फिर दिक्कत आती है। बढ़ते हैं आगे, देखिए शून्य अधिगम। शून्य अधिगम अंतरण, पहली परिस्थिति में ज्ञान की दूसरी परिस्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण रहीम के दोहे के बाद कबीर का दोहा पठन, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है शून्य, इसमें क्या होता है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी शून्य ही रहता है। पढ़ते देखिए अधिगम के प्रकार क्या है। अधिगम के प्रकार
रॉबर्ट एम.एस. गोने के अनुसार 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? सर्वश्रेष्ठ अधिगम कौन सी? समस्या समाधान। कौन सा है? समस्या समाधान है। दूसरा है निम्नतम अधिगम संकेत अधिगम। अपनी पुस्तक, इन्होंने अपनी पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें कितने प्रकार बताए सर जी? 3 प्रकार बताए थे। किसे बताए थे? एम.एस. गोने या रॉबर्ट गेने ने बताए थे। समस्या समाधान का अधिगम इसने सर्वश्रेष्ठ अधिगम माना। निम्नतम इन्होंने संकेत अधिगम माना। देखिए कौन कौन से थे वो देखते हैं। देखिए अभिप्रेरणा अधिगम, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अभिप्रेरणा अधिगम क्या होता है? ये निकलता है मोटिवेशन। अधिगम अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? मोटिवेशन। ये शब्द बना था मोटेम से। किससे बना था? मोटेम से। और मोटेम किस भाषा का शब्द था सर जी? लैटिन भाषा का शब्द था। और इसका अर्थ होता है कि धक्का देना। क्या होता है? टू मूव। किसका अर्थ होता है सर जी? मोटिवेशन का अर्थ होता है टू मूव या अभिप्रेरणा। देखिए इसकी कितने चरण बताए? 3 चरण है। क्या बताया? आवश्यकता, चालक और प्रणोद या अंतर्नोद। देखिए आवश्यकता होती है ना, इसमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करते हैं? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है आपको। आवश्यकता, कोई भी आपकी आवश्यकता है वो भी आपको प्रेरित करती है। नहीं करती क्या? जैसे कोई आप भी आपकी आवश्यकता है वो आपको कार्य करने, जैसे आप अभी टीचर बनने की कोशिश, क्या है? टीचर बनने के लिए आपको बीएसटीसी करनी आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है इसलिए आप बीएसटीसी कर रहे हैं, ये नहीं है। और चालक क्या होता है? चालक, आपको भूख लगती है। क्या लगती है आपको? भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं। यदि आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पिएंगे। क्या करते हैं? प्यास लग रही है तो आप कहेंगे पानी पिएंगे। और यदि आपको टीचर बनना है, इसी के साथ देखें चालक का, आपको टीचर बनना है तो इसके लिए आपको बीएसटीसी अवश्य करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर जी? बीएसटीसी अवश्य करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया आपका? आपको इसकी आवश्यकता थी, आपने उस पर कार्य किया तो आप चालक है, आपको फिक्स है वो करना है। टीचर के लिए बनने के लिए आपको बीएसटीसी जरूर करनी है। यदि आपको भूख लग रही है तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि वो किसी और चीज़ से हो जाए। देखते हैं हमारा तीसरा है कि प्रणोद, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। क्या हुआ? प्रोत्साहन। जो आपकी आवश्यकता थी, आवश्यकता की पूर्ति होने पर, क्या आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, होते ही चालक शांत हो जाता है। क्या होता है? चालक शांत हो जाता है। जैसे यदि आप अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? आपकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपका चालक, आप दूसरी तैयारी में लग जाएंगे। ये नहीं कि आप उसी तैयारी में लगे रहेंगे। पढ़ते हैं आगे। अधिगम की असमताएं अथवा नियोग्यताएं, क्योंकि अधिगम की असमताएं और निर्योग्यताएं। डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। डिसलेक्सिया ये बीमारियां हैं, आपको याद रखनी है। 100% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। इन बीमारियों से हर साल 100% एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है। देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधी विकार हो जाता है। किससे? पढ़ने में आपको कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। अधिकतर बहुत से बच्चों में होती है। डिसग्राफिया, ग्राफ में क्या करते हैं? लेखन संबंधी, इसमें लेखन संबंधी। देखिए आप इसको अलग अलग तरीके से देखिए। इसमें डिसलेक्सिया है तो लेखन से संबंधित, पठन से, और ग्राफिया लेखन संबंधी, अलेक्सिया मानसिक, डिसकैलकुलेशिया, कैलकुलेशन किसमें करते हैं सर जी? गणित में। तो गणितीय विकार किससे संबंधित है? डिसकैलकुलेशिया। अधिकतर तो आपका आता है डिसलेक्सिया और या डिसकैलकुलेशिया, ये दोनों चीज़ें आती है अधिकतर। तो डिसलेक्सिया तो किसमें आती है? पठन संबंधी विकार से। और डिसकैलकुलेशिया गणितीय विकार से आती है। कैलकुलेशन समझना है आपको। कैलकुलेशन किसमें करते हैं? गणित में करते हैं, तो गणितीय विकार से संबंधित है। ठीक है। डिसग्राफिया, डिसमार्फिया सॉरी, भ्रम और संदेह। अफेजिया किसी होता है? संप्रेषण संबंधी। तो एक बार मैं इनको सभी को रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए डिसलेक्सिया कैसे? पठन संबंधी विकार है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। अलेक्सिया मानसिक है। डिसकैलकुलेशिया, कैलकुलेशन गणित में करते हैं तो गणितीय विकार है। डिसमार्फिया भ्रम है, संदेह है। अफेजिया संप्रेषण संबंधी है। तो आप सभी को नोट कर लेना है। और आप सभी को जो इसकी पीडीएफ है सर जी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ऑल कंपटीशन एग्जाम, जो इसकी लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सर जी, पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए नियम, अधिगम के कुछ नियम बनाए थे। पहला था अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। किसने दिया था सर जी? पावलोव। वो एक इसका प्रयोग किस पे किया था सर जी ने? कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, थॉर्नडाइक की क्या थी सर जी? बिल्ली थी। क्या थी? बिल्ली थी। क्रिया प्रसूता यानी ऑपरेट थ्योरी, बीएफ स्किनर ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया सर जी? सीएल हल ने दिया।
गेस्टाल्टवाद का जनक मैक्स वर्दिमर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलरबर्ग ने दिया सर जी। संज्ञानात्मक अधिगम किसने दिया? जीन प्याजी। इसको अंडरलाइन कर लो आप। संज्ञानात्मक अधिगम किसने दिया? जीन प्याजी ने दिया। आपको इन सभी के क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे और हमारे जो इस क्लास के बाद में एमसीक्यू की जो क्लास आएगी वो भी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इसके जितने भी पूरे नोट्स है उन सभी के जो एमसीक्यू जो आपको हमारे नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। देखिए अगला कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। तलरूप क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत कुलिन लेविन ने दिया। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। देखिए इसके बाद में देखेंगे हम कि अधिगम और शिक्षण में अंतर क्या था, कि हमने दोनों टॉपिक पढ़े, अधिगम पढ़ा फिर शिक्षण पढ़ा, इन दोनों में अंतर क्या है हमारा, क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए शिक्षण और अधिगम दोनों में देखिए शिक्षण क्या है? ये एक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। क्या आपको इसमें प्रक्रिया करने में परिणाम दोनों देखने को मिलते हैं। देखिए शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है, एक फिक्स में होता है, और अधिगम होता है एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है, यानी किसी भी समय कहीं भी सीख सकता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो कोई सा भी स्थान हो, बालक वहाँ सीख सकता है। वो होता है आपका अधिगम। और शिक्षण सिर्फ फिक्स जगह, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक, ये फिक्स जगह सीखा जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण सामूहिक प्रक्रिया, जब भी अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कौन सी? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और शिक्षण ये निश्चित आयु अवस्था तक चलता है। क्या चलता है? आयु तक चलता है। आपका शिक्षण निश्चित आयु तक चलेगा, पर किंतु अधिगम है वो क्या चलता है? आपका जीवंत पर्यंत चलता है और सतत चलता रहता है। क्या? सतत अथवा निरंतर चलता रहता है। ये भी आपको याद रखना है कि जीवंत पर्यंत और सतत और निरंतर चलता रहता है। शिक्षण इसके फलस्वरूप अधिगम होता है। किसके होता है? शिक्षण के अधिगम। और अधिगम इसके फलस्वरूप शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है कि अधिगम में फिक्स नहीं कि शिक्षण हो, ये जरूरी नहीं है, किंतु बालक अवश्य जरूर सीख जाता है। देखिए तो ये हमारे हो गए। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यवहार, इसमें हमने एक बात की कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। किसमें? व्यवहार में। तो आपका व्यवहार जो शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया था सर जी? तो व्यवहार शब्द दिया था आपका, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। व्यवहार शब्द किसने दिया था सर जी? दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। कौन सा व्यवहार शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछ ले कि व्यवहारवाद किसका? व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक तो वो कौन है सर जी? वाटसन है। कौन सा है? वाटसन है सर जी। क्या है? वाटसन है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक बार हम पूरी चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ से पढ़ा हमने यहाँ देख लिया था कि सामान्य सीखना होता है और सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद रखे तो रख लेना। देखिए इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ ये हमने देखा कि कितने प्रकार के 3 संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम। इसमें क्रिया करके भावात्मक में भाव से और तथ्यों की जानकारी लेकर हम सीख सकते हैं। आगे देखा हमने कि ये विशेषताएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सीखना एक अधिगम है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम आत्तों का निर्माण करता है। अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिए कि अधिगम सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम कार्य और उत्पादन है। प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करने नवीन ज्ञान है। अधिगम अनुकूल है। अन अधिगम भी अधिगम है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए आगे आपको ये वक्र याद रखने और अधिगम के पठार के कारण, ये भी आप याद रखें तो याद रख सकते हैं। अधिगम वक्र आपको दोनों याद रखने, इनके कितने प्रकार है, कौन से वक्र में क्या होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विषय, परिवार, वातावरण, जन्म क्रमांक, भौगोलिक स्थितियाँ और लिंग के आधार पर भी किया जा सकता है। और लिंग से अधिकतम हार्मोन किस पे? हार्मोन और क्षमताओं से प्रभावित होता है। देखिए अधिगम स्थानांतरण हमने देख लिया था कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि दूसरी स्थिति में काम आता है तो क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण होता है। इसके हमने प्रकार देखे कि धनात्मक, सकारात्मक और ऋणात्मक और नकारात्मक। और इसके अलावा शून्य अधिगम, जिसमें हम पहले परिस्थिति में ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम नहीं आता है।
अधिगम के प्रकार हमने देखे कि सबसे अधिगम कौन सा आपका समस्या समाधान है और निम्नतम आपका संकेत अधिगम है। और ये किसने बताया था? रॉबर्ट गेने ने बताया था अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। 3 प्रकार से बताया गया था। और अभिप्रेरणा हमने बताई थी कि आवश्यकता आप किसी को कार्य करते हैं, चालक जो आपको कार्य करना ही पड़ता है और इसमें क्या होता है, चालक शांत हो जाता है, ये आपको याद रखना है। मोटिवेशन को हम एक बार दूसरी क्लास में भी देखेंगे, ये नहीं कि इसी क्लास में देखेंगे, इसका फुल डिटेल से एक और क्लास आएगी। देखिए अधिगम की अक्षमताएं आपको इनको याद रखने की, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, अलेक्सिया मानसिक और डिसकैलकुलेसिया गणितीय विकार से, डिस्मार्फिया भ्रम संदेह से संबंधित, अफेजिया आपकी संप्रेषण संबंधी। ये नियम आपको याद रखने की। अनुकूलित अनुक्रिया का अधिगम किसने दिया था? पावलोव ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम थॉर्नडाइक ने दिया। क्रिया प्रसूता ऑपरेशन थ्योरी ऑफ बिहेवियर किसने ने दी? पुनर्वनन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया। इसके अलावा देखते हैं गेस्टाल्टवाद का जनक कौन था? गेस्टाल्टवाद का जनक था मैक्स वर्दिमर। प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये याद रखना है आपको। प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने। और संज्ञानात्मक विकास ये भी आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये याद रखना है आपको। ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको कि शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। और आप सभी ने अभी जो हमारी पहले क्लास हुई थी शिक्षण अभिरुचि की, किसकी क्लास हुई थी? शिक्षण अभिरुचि की जो हमारी क्लास फर्स्ट हुई थी, क्लास फर्स्ट हुई थी, ये नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको क्लास मिल जाएगी। वो क्लास आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको सर जी किसकी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक मैं आपको कहाँ दे दूंगा सर जी? कमेंट बॉक्स में। कहाँ दे दूंगा? कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ जाके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और जो कोई भी बीएससी या पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। और इस चैनल पर आपको दूसरी क्लासें भी देखने को मिलेगी। और इस क्लास के बाद में आपको देखने को मिलेगी आपकी इस क्लास की एमसीक्यू क्लास। क्या देखनी पड़ेगी? एमसीक्यू जो वाली क्लास आएगी दूसरे नंबर की, वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आपको वो क्लास भी देखनी है। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।